भारतीय जनता पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में जो उसका अपना पुराना नारा है ध्रुवीकरण का, उसी नारे पे चल रही है। उसका जो हिंदुत्व का नारा है उसी नारे पे चल रही है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इसमें कोई मतलब बहस नहीं हो सकती है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी में बिहार में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो आप उसको किनारे कर देंगे या उससे दूरी बना लेंगे। इस और उसके बाद आप चुनाव जीतने का भी सपना पालेंगे तो ये संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM उत्तर प्रदेश। दोस्तों, राहुल गांधी के लगभग 10 मिनट के वायरल जो ऑडियो है, उसमें बहुत कुछ समाहित है। भाषण वो 8 जून को जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, और उस बैठक में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने पूरा मैप रख दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को तोड़ा जा सकता है, कैसे ये जो सिलसिला है चुनाव जीतने का, भले ही साम दाम दंड भेद जो हो रहा है, जिसमें एजेंसियां और तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, और कहीं इसमें उन्होंने इंगित किया कि जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहाँ खड़ी है। तो इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दल, उनकी पूरी विचारधारा को नहीं हराया जा सकता है। लेकिन क्या कुछ करना होगा विपक्ष को और किस ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो जो राहुल गांधी का ये 10 मिनट के लगभग का ऑडियो जो वायरल हुआ है, जो उस भाषण का हिस्सा है जिसमें बैठक की मैंने बात की, तो उसके जो पूरे के पूरे कहीं क्या कुछ उसमें संदेश समाहित है, क्या कुछ आगे एक तरीके से होना चाहिए, कैसे वास्तव में जो राहुल गांधी संकल्प जतला रहे हैं वो पूरा होगा, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। जोड़ना चाहूंगा उन्हें, जुड़ता हूं सीधे। जुड़ गए हमारे साथ हैं सुनील शुक्ल साहब। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत। और दर्शकगण हमारे जानते हैं सुनील जी को, आप देश भर की राजनीति पर निगाह, बारीक नजर, और साथ में दुनिया की जो घटनाक्रम है उस पे, और साथ में उत्तर प्रदेश के हम विशेषज्ञ के तौर पर सुनील सर की सेवाएं लेते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि हमें, हमारे दर्शकों को बताइएगा। सुनील सर, ये जो राहुल गांधी का 10 मिनट का जो भाषण और जो प्रतिरोध पूरी ताकत से, और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तमाम धांधलियां हो रही हैं, बहुत जमकर धांधलियां हो रही, 100% चुनाव रिग हो रहे हैं, लेकिन हम इन्हें हरा सकते हैं, हराएंगे। पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। ये तो आवश्यक है, आज जिसको राहुल गांधी ने बड़े प्रमुखता से रेखांकित किया है कि जनता से जुड़ना होगा। अगर चुनाव को तंत्र के भरोसे, अगर चुनाव को एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने की जो कोशिश चल रही है और सफलता पाई जा रही है, उसमें आपको जनता से ही जुड़ करके आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। राहुल गांधी का ये कहना कि चुनाव जीता नहीं जा रहा है बल्कि चुनाव चोरी की जा रही है, तो प्रश्न यह है कि अगर लोगों का नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटा जा रहा है, उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो यह सामान्य चुनाव तो नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग विपक्ष की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए सत्तारूढ़ दल के ऊपर कोई वह निर्देश नहीं दे सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा। वह चुनाव पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में वह चुनाव प्रक्रिया कैसे पारदर्शी और ईमानदारी के साथ कही जा सकती है, जिसमें लोगों को बड़ी संख्या में मतदान से वंचित कर दिया जाए विभिन्न नामों के ऊपर, जो देश में कभी नहीं हुआ। इस देश में मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार कहा गया कि सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, यानी कि इस देश में अगर आप रह रहे हैं तो आपको मताधिकार मिलेगा। मतदाता सूची में शामिल करने का काम निर्वाचन आयोग अपनी पहल पे करेगा। निर्वाचन आयोग से ये नहीं कहा गया था कि आप लोगों से एप्लीकेशन मांगेंगे, उनसे तमाम अभिलेख मांगेंगे, उन अभिलेखों को आप देखेंगे, उसके बाद अपने मन पे आपके निर्भर करेगा कि आप उनको शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो नहीं, कभी नहीं था। बड़े सवाल पैदा हो गए। अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात आप कर रहे हैं, अगर 90 लाख लोगों के नाम कटे तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप ये कहते हैं कि जिन दिवंगत लोगों का नाम था उनका हटा दिया गया,
तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि जिस किसी ए का, बी का, सी का नाम आपने काटा, तो कब दिवंगत हुए, किसने उनकी आपको डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया, किसके हवाले से आप ये बात कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी का नाम आप बताता सूची से हटाते हैं कि साहब इन्होंने तो अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है, तो स्थान परिवर्तन करके गए कहाँ हैं वो? देश के भीतर हैं। मैं क्षमा चाहूंगा टोक रहा हूं। मैं एसआईआर वाला तो मसले पे हम लगातार डिस्कशन करते रहे और ये है राहुल गांधी ने इंगित किया, लेकिन अभी जिस तरह का एक नहीं तो ये जो केवल एसआईआर की प्रक्रिया नहीं है, सवाल है कि एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की बात है। और अगर वोट चोरी की बात है, तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं वो चोरी से किए जा रहे हैं। यस सर। चुनाव साफ सुथरे तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर चुनाव साफ सुथरे तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, तंत्र के भरोसे जीते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जनता इन्वॉल्व कैसे होगी? जब आप उसके बीच में जाएंगे, उसको जागरूक करेंगे, उसको अपने साथ ले आएंगे। केवल चुनाव के दौरान सक्रियता वो मायने नहीं रखती है, राहुल गांधी का यह कहना है। और जनता को आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से ही जोड़ सकते हैं, राजनीतिक सक्रियता से ही जोड़ सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। अगर भाषण देंगे, बयानबाजी करेंगे, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहेंगे, तो एक निश्चित रूप से पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा। लेकिन आज जनता की सक्रिय साझेदारी की जरूरत है। लोग आपके साथ खड़े हों, और वो तब होगा जब आप उनके साथ खड़े होंगे। और आप अकेले यहाँ पे खड़े होने से बात नहीं बनेगी, सामूहिक रूप से खड़े होंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लड़ना चाहते हैं और एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए कृत संकल्प है। ये आवश्यक है, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल। सप्ताह भर सुनील सर हो गया है उनके भाषण, ये कल से वायरल है। हम देख रहे हैं कि है वो जो उन्होंने एक एक शब्द बहुत ही सटीक तरीके से, सटायर तरीके से बोला। हमने देखा कि बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं तो सामने नहीं आई है, लेकिन वो जो उसके पीछे, जैसे उन्होंने कहा कि कैसे जो तोड़फोड़ चल रही है शरद पवार की पार्टी, आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के दल को कैसे तोड़ा गया, किस स्तर पर चली गई है भारतीय जनता पार्टी, या जो पूरे का पूरा तंत्र, उसके सब सारा का सारा कुनबा। अब जो हो रहा है बंगाल आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक हो रहा है। तो इस समय जो जितनी चीजें राहुल गांधी ने कही है, इन परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि अभी 2027 में 7 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, पंजाब, मणिपुर और हिमाचल। और पंजाब हिमाचल दोनों ऐसे हैं कि जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, जो बीजेपी से अलग इतर सरकारें हैं। और यूपी का जो खेल है, तो यूपी के लिए खासकर क्योंकि शुरुआत में इसी बैठक से जुड़ा जो गोदी मीडिया ने किया था कि देखिए क्या कह दिया अखिलेश यादव ने, किस तरीके से क्या हुआ और क्या राहुल को संदेश दिया। तो अब इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश को यदि हम आगे रखकर बात करें, तो यूपी को लेकर आपका विश्लेषण होगा, क्या आपका आकलन है, किस तरह की इसमें विपक्ष जो है वहां उसको क्या अब मूव करना चाहिए? नहीं, जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो सिविल सोसाइटी है वो भी इस बात को महसूस कर रहा है। वो लोग भी महसूस करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, उसके विरोध में खड़े हैं, कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने का मतलब केवल कोरे बयानबाजी नहीं है। आप नेता और नेता के साथ साथ कार्यकर्ता और दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के, चारों पार्टी की जो भी इस गठबंधन में है, उनके सभी लोगों की रैंक एंड फाइल सक्रिय हो, जनता के बीच में इसमें आपका विश्वास दिलाए कि वो एक है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का संगठन सबसे मजबूत संगठन है। लेकिन वह अपने अकेले के बूते भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ लेगी और जीत जाएगी, यह संभव नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध की जो राजनीति है, उसकी अगुवा कांग्रेस है। और कांग्रेस केवल इसलिए है कि वह बीजेपी से हर स्तर पर, हर जगह पर लड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। वो लोगों के बीच में भी है, वो संसद में भी है, वो सड़क पर भी है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे संपर्क भी कर रही है, सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है। तमाम तरह के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच वह भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अपने जो उसके सरकार के खिलाफ बिंदु हैं, मुद्दे हैं, उस पर उनको शिथिल करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस तो एकदम आगे है इस बिना पर कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो आप उसको किनारे कर देंगे या उससे दूरी बना लेंगे, इस और उसके बाद आप चुनाव जीतने का भी सपना पालेंगे, तो ये संभव नहीं है।
आपको कांग्रेस के साथ मिलना, हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होगी आगे, और दोनों के बीच में कोई बराबरी का नहीं है, कांग्रेस को पीछे नीचे रहना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को साथ रखना पड़ेगा, उन सभी दलों को अपने साथ रखना पड़ेगा जो जिनका थोड़ा बहुत भी आधार उत्तर प्रदेश में है। आपको एक स्पेस देना पड़ेगा उनको। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में जो उसका अपना पुराना नारा है ध्रुवीकरण का, उसी नारे पे चल रही है। उसका जो हिंदुत्व का नारा है उसी नारे पे चल रही है। वो उसके पास गवर्नेंस के नाम पर कुछ बताने के लिए नहीं है। तो ऐसे में ये है कि अब कोई ऐसा नहीं कि एकदम कोई बहुत बड़ा व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नेंस के विफलताएं लोगों के सामने हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन की स्थिति, लेकिन इस परिवर्तन को आप कैसे चैनलाइज करेंगे यह विचारणीय विषय है। और इसमें यह सबसे बड़ा पक्ष है कि आप मिलजुल करके ही इसको अपने साथ ला सकते हैं। और इसके लिए आवश्यकता केवल इसलिए है कि लोगों में विश्वास जगाना कि आप बीजेपी से वाकई लड़ना चाहते हैं, लड़ करके आप उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये आवश्यक है। तो अखिलेश जी नेता हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेता को भी अपने साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव की आवश्यकता होती है, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कांग्रेस बनाती है, वो राहुल गांधी बनाते हैं। तो अगर अखिलेश जी ये चाहते हैं, अगर चाहेंगे कि कांग्रेस को एकदम किनारे कर दें और अपने बूते वो चुनाव लड़के बीजेपी को जिता दें, ये दूर का सपना है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन राज्यों में, ममता जी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी ताकत है। इस हार के बाद भी 41% मतदाता उनके साथ है, 41% लोगों ने उनको मतदान किया, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति में अपने आप को एकदम अलग थलग रखा। उन्होंने कांग्रेस को नहीं कमजोर किया, उसने वामपंथियों को उन्होंने कमजोर किया। परिणाम क्या हुआ कि जब कांग्रेस कमजोर हुई, वामपंथी दल कमजोर हुए, तो उस वैकुंठ को बीजेपी ने भर दिया और एक बड़ी ताकत के रूप में पश्चिम बंगाल में मौजूद उपस्थित हो गई। या अगर आप करेंगे तो आप एक सीरियस देख लीजिए ना, जहां जहां लोगों ने अपने चुनौती देने की कोशिश की, यही स्थिति बन गई। तो आप बिहार के चुनाव देखिए, हालांकि बिहार के चुनाव में हारने के कई कारण हैं, जिसमें सब में निजी तौर पर मैं एसआईआर को एक बड़ा कारण मानता हूँ जी, लेकिन उसमें भी एक कारण था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चुनाव के दौरान तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही थी। चुनाव प्रचार शुरू होने के एक हफ्ते तक तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे रहे, प्रचार के लिए नहीं निकले। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त सभाएं नहीं हुई, दोनों मिलकर के बिहार में प्रचार करते हुए नहीं दिखाई पड़े। ये बड़े सवाल हैं। तो राहुल गांधी ने भी यही तो कहा है। राहुल गांधी ने कहा है ना कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, और फिर उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे को लेकर यदि जो वहां मजबूत हो वो लीड ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरा स्पष्ट जो एजेंडा, नैरेटिव, तालमेल और फिर जो इश्यूज हैं उन इश्यूज बेस है। तो इस मौके पर आपको अभी क्या लगता है कि जैसे निकल रहा है कहीं 2 कदम आगे 2 कदम पीछे की शरद पवार का दल है या ममता बनर्जी का दल है, वो एक कहीं इस मूड में आ रहा है कि कुछ एक बड़े कदम उठाएंगे। बड़े कदम में आपको विदित है या दर्शक भी जानते हैं कि अब एक पूरे का पूरा ये जो अलग अलग हो की जगह एकजुटता की बात में इसमें कोई बड़ा ठोस निर्णय हो, और हो रहा है। आगे भी कुछ फिर हर महीने बैठना है, होना है। तो अभी चूंकि ये चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी, सारे जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत तेज गति से चल रहा है, बीजेपी तो अपने पत्ते बिछा चुकी है और बहुत तेजी से करी, और समाजवादी पार्टी करी, अन्य जगहों पर भी हो रहा है। तो पहली आवश्यकता क्या है कि जो अगली बैठक हो उसमें किस तरह का एक प्रोग्राम या किस तरह का क्या होना चाहिए, कि इस विश्लेषक के नाते क्या आप महसूस करते हैं? नहीं, पहले तो इंडिया दल समूह अपना नेता चुने, उनका नेता कौन है, वो कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर इंडिया दल समूह आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इनको अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ताओं का एक समूह इनके पास होना चाहिए, एक कार्यालय इनके पास होना चाहिए। यह जिम्मेदारी किसी पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और वामपंथियों को, उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी चाहिए कि आप इंडिया दल समूह की बैठक बुलाइए। आपका एक कार्यालय है, आप वो कार्यालय अपना बैठ के बुला रहा है, अपनी बात कर रहा है।
और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो आपके पास, जिससे आप लोगों को अवगत करा लें। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो अन्य लोग कर रहे हैं, वो बाकायदे उसको आप लिपिबद्ध करके लोगों के सामने रखिए। तो ये नितांत आवश्यकता है। आप अपनी पहचान इस रूप में नहीं करें कि ये विभिन्न दलों का एक समूह है। आपको इस रूप में कि इंडिया दल समूह है पूरा का पूरा, उसकी ये पहचान है, उसका ये नेता है, उसका ये कार्यक्रम है, यह उसकी सोच है। और कार्यकर्ताओं के स्तर पे सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आपसी समझदारी विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन राजनीतिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी हो, उन राजनीतिक कार्यक्रमों में इंडिया दल समूह के नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की शिरकत हो। वो आपस में एक दूसरे के साथ उनके बीच में संवाद रहे, वो आपस में मिल करके राजनीतिक अभियानों को लागू करें, एक दूसरे के खिलाफ न खड़े हो। ये अगर अतीत में इन दलों के बीच में किसी तरह का वैचारिक संघर्ष या राजनीतिक संघर्ष रहा है, तो उसको आप किनारे करके साथ मिल करके और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आपकी चुनौती आपस में नहीं है, आपकी चुनौती बीजेपी के साथ है। यह रहेगा कि अरे कांग्रेस को जगह देनी है कि नहीं देनी है, समाजवादी पार्टी को जगह देनी है कि नहीं देनी है, आरजेडी को जगह देनी है कि नहीं देनी है, शरद पवार साहब के सामने रखे हम कांग्रेस को जगह दें, इस सोच के साथ आप लड़ नहीं सकते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बड़ा दिल कांग्रेस को दिखाना होगा, मतलब बड़े भाई की भूमिका किसको छोटा दिल दिखाना पड़ेगा? अखिलेश जी की बात मैंने सुना है, तो छोटा दिल किसको दिखाना है? क्या समाजवादी पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि छोटा दिल दिखाएगी? उनको ज्यादा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का एक वैचारिक आधार भी है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वह कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार है अपने साथ में एक सहयोगी के दल के रूप में, दिल के साथ। कांग्रेस की जो राजनीतिक भूमिका है, उस भूमिका को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को आपको संदेश देना पड़ेगा कि हम और कांग्रेस सहयोगी दल हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके कार्यकर्ता अभी इस तरह की भाषा नहीं बोल रहे हैं। उनके कार्यकर्ता वही भाषा बोल, उनके प्रवक्ता वही भाषा बोल रहे हैं कि कांग्रेस से हमारा विरोध रहा है, हम उस संघर्षों को याद करते हैं, उसे हम भूल नहीं सकते। तो मत भूलिए, याद रखिए उन स्मृतियों को। इन चीजों के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ आप सहयोगी संगठन नहीं हो सकते। और अगर आप सहयोगी संगठन का संदेश लोगों को नहीं देंगे, तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत पार्टी है। इस पार्टी के साथ आप कैसे निपटेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस को अगर बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये शिकायत तो तमाम जो इनके साझा सहयोगी दल है इंडिया ब्लॉक की, उनकी भी, कांग्रेस दिल्ली में कुछ बात करती है, राज्यों में कुछ बात होती है, तो कांग्रेस को सुधार करना होगा ना, राहुल गांधी को इस दिशा में ध्यान देना होगा ना, वो जो कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने किस राज्य में किस दल के विषय से खिलाफ बात कही है? केरल को छोड़ दीजिए आप। नहीं, केरल को उन्होंने कुछ पूरे राज्य के नेताओं की बात करूंगी, वहां दोनों में वो तालमेल कम दिखता है। यही बात है ना। राहुल गांधी ने केरल राज्य में साफ कहा कि वहां के मुख्यमंत्री से उनको गले नहीं लगा सकते, और रणनीतिक रूप से मैं इसको सही मानता हूं। अगर कांग्रेस और वामपंथी दल एक सत्ता में और एक विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे, तो वहां किसी दूसरे दल को जगह नहीं मिलेगी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं मिलेगा। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया, अगर ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथियों को विपक्ष की भूमिका अदा करते देती रहती, तो फिर वहां बीजेपी को जगह नहीं मिलती। विपक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों को खत्म कर दिया, उनकी ताकत ही खत्म कर दी। उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को तो या तो अपने मिला लिया या उनका दमन कर दिया, उनके कार्यालयों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, वो अपना काम करते रहे, उनको सहूलियतें भी उन्होंने दी। वामपंथियों से लड़ने के लिए ममता जी ने बीजेपी का सहयोग लिया, ठीक है, मान लीजिए उसमें आवश्यकता थी, वामपंथी सत्ता में थे और आपने उनका सहयोग ले लिया। लेकिन आपको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी सोच की पार्टी है, और जब आपने कांग्रेस को और वामपंथी दलों को पश्चिम बंगाल का में जो उनका विपक्ष का स्पेस था, आपने खत्म कर दिया, तो बीजेपी ने स्पेस ग्रहण कर लिया उसको,
और एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गई। अब बीजेपी के सामने, बीजेपी ने तो किसी भी राज्य में अपने किसी प्रतिद्वंदी को मजबूत नहीं रहने दिया है, उसकी राजनीतिक शैली में ही नहीं शामिल है। वो इतना कमजोर कर देती है, बहुत सारे दल खत्म कर दिए उसने, खत्म हो गए। आप बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन जिन दलों के साथ बीजेपी का समर्थन रहा है, सहयोग रहा है, लगभग सभी दल कमजोर हो गए। कोई एक दल नहीं, किसी एक दल का नाम आप नहीं ले सकते हैं जो बीजेपी के साथ रह करके अपनी राजनीतिक ताकत को बरकरार रख पाया। जिस किसी भी दल के साथ छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी रही, आज उन सभी दलों के बहुत ऊपर आके बैठ गई। और ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है जनता दल यूनाइटेड का। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी में बिहार में चुनाव लड़ा था। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लगभग बराबर कई असफलताएं मिली। मुख्यमंत्री आपने नीतीश कुमार को रखा, हटा दिया, आज वो सत्ता से अलग होकर के राज्यसभा में चले गए। और याद रखिएगा, अगले चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान खत्म हो जाएगा उसी बिहार में। तो आप मौका देंगे बीजेपी को, तो बीजेपी ने अपने किसी सहयोगी और किसी प्रतिद्वंदी को उतने ही ताकत के साथ बने रहने के लिए, उतना ही स्पेस देने के लिए उसने को कभी नहीं तैयार हुई। और सिलसिला अब शुरू है, आप देख लीजिए, आप साउथ में चले जाइए, जनता दल यस के साथ उन्होंने समझौता किया, उस पार्टी को तोड़ा, कमजोर किया, उनकी सत्ता पे कब्जा किया। और आज जनता दल यस कहां है? आप याद कर लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा में खंड हो गई हो। आज अकाली दल की स्थिति क्या? अकाली दल बीजेपी से समझौता बात करने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना किसे देखिए आप, शिवसेना के कंधे पे सवार होकर महाराष्ट्र में गई थी, अपने को शिवसेना का छोटा भाई कहते थे। आज शिवसेना कहां है? नहीं, और दूसरा जो शिंदे गुट भी आज परेशान है, शिंदे गुट की भी अब धीरे धीरे सी बात नहीं रहेंगे लोग। शिंदे कोई भी किसी भी गुट को, उपगुट को भारतीय जनता पार्टी उसकी पहचान के साथ नहीं रहने देगी। आप बीजू जनता दल को देख लीजिए, बीजू जनता दल हर मौके पर बीजेपी का समर्थन करती रही, वो कभी लगा ही नहीं कि बीजेपी के खिलाफ है। तो अगर आप बीजेपी को सहारा देंगे, बीजेपी आएगी तो निश्चित रूप से वो आपकी राजनीतिक ताकत को अपने पास ले आएगी, वो आपको रहने नहीं देगी। कितने टुकड़े हो गए, कितने सांसद छोड़ के चले गए। आज अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया उनके सामने कि रहेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 24 साल से सत्ता में थे नवीन पटनायक, एक दो दिन नहीं थे, 24 साल लगातार। और बीजू पटनायक जैसे लोकप्रिय नेता की लेगेसी उनके पास है, उनकी दशा हो गई। एनसीपी को देख लीजिए, उन्होंने तोड़ दिया। अब मैं जनता दल यूनाइटेड आपके सामने देख ही रहा, टीएमसी को आप देख लीजिए। भाई टीएमसी को आपने हरा दिया, सत्ता में आप आ गए, सत्ता में है, गवर्नेंस आपके पास है, सत्ता चलाइए ना। इतने से काम नहीं चलने वाला है बीजेपी का, वो टीएमसी को कमजोर करेगी। क्यों? कि उसको ये पता है कि अगर टीएमसी की राजनीतिक ताकत बनी रहेगी तो किसी भी दिन पासा पलट सकता है। एक विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल उनके सामने है, तो उस विकल्प को नहीं रहने देना चाहती। वह क्यों कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत? क्या जरूरत थी इसकी? आप सत्ता में हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हैं, लोगों का जन समर्थन आपको लगातार मिल रहा है, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकार है, फिर कांग्रेस को एकदम पूरी तरह से बर्बाद करने का लक्ष्य क्यों आपके पास है? राहुल गांधी आपका निशाने पे क्यों है? केवल इसीलिए कि कांग्रेस की राजनीतिक बिसात बिछड़े न पावे, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान होने न पावे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति लोगों का विश्वास दोबारा से न बन जाए। केवल इसीलिए उनके टारगेट पे हमेशा एक नेता के रूप में आप उनकी आलोचना नहीं करते हैं, एक नेता के रूप में भी आलोचना करते हैं और व्यक्ति के रूप में भी आलोचना करते हैं और तीखे हमले करते हैं, और उनको एक कमजोर नेता, एक अविश्वसनीय नेता, एक गैर जिम्मेदार नेता, एक अगंभीर नेता के रूप में आप उनको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि अपने प्रतिद्वंदी को कोई स्पेस नहीं देना है, और यह पूरे देश में यह माहौल बनाने की कोशिश करना है कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इस विकल्पहीनता के लिए आवश्यक है कि इन राजनीतिक दलों को कमजोर करें। बिल्कुल नहीं, कुप्रचार जबरदस्त होता है। मैं अंतिम सवाल करूंगा, छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा, 24 मिनट हो गए मेरे। मैं ये चाह रहा था कि राहुल गांधी टोटल क्लियर है जो इंडिया ब्लॉक को लेकर,
लेकिन बाकी जो है, क्या क्लियरिटी अब और उनकी ओर से तत्काल आनी चाहिए या होना चाहिए? क्या आप एक आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि वो टोटल क्लियर है। अंतिम टिप्पणी। नहीं, सबको जो उन्होंने कहा कि मुद्दा आधारित और विचार आधारित, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा के साथ वो मरना पसंद करेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, ये उनका वाक्य है। यह प्रतिबद्धता आपको दिखानी पड़ेगी कि आप उस विचारधारा से असहमत हैं। जब तक आपको इस वैचारिकी पे आपका विरोध नहीं होगा, आप में आलोचना क्या का वो तीखापन नहीं आ सकता। आपके राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के आप में वो आक्रामकता नहीं आएगी। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि उस विचारधारा के प्रति आप उसके खिलाफ, पूरी तरह से उसके आप खिलाफ हैं, या आपके मन में किसी तरह का संशोधन भी है। जब तक आपके मन में क्लियरिटी नहीं होगी, आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। आधे अधूरे मन से आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ आप खड़े नहीं हो सकते। आवश्यक यह है कि अगर आप अपने राजनीतिक अभियान को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रभावी तरीके से देशव्यापी चलाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें उस विचारधारा को लेकर के अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। किसी तरह से डामाडोल की स्थिति में नहीं रह सकते हैं आप। और यह इसलिए आवश्यक है कि आपकी प्रतिबद्धता ही आपके राजनीतिक अभियान की ताकत को सुनिश्चित करेगी। राइट सर। ये आपके मुद्दों के आधार पर एक साथ रहने का जो आपका संकल्प है, वही आपको एक साथ लाएगा। तो विचारधारा का विरोध और मुद्दों के प्रति आपस में जुड़ने का संकल्प, इसको लेकर के ही आपकी सामूहिकता बनेगी। और इस सामूहिकता के साथ ही आप लोगों को, आम आदमी को आप विश्वास दिला पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से आप असहमत हैं, संघ से आप असहमत हैं, उनकी रीति नीति से आप असहमत हैं, और विकल्प के रूप में आप अपने आप को जनता के बीच में रखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के द्वारा अपने सभी सहयोगी दलों से स्पष्टता की बात करना, ये आज की राजनीतिक जरूरत है। इसके बगैर, इस स्पष्टता के बगैर लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक है कि आप विचारधारा पे आपका रवैया साफ हो, एक दूसरे के प्रति आप आपस में एक आपका संवाद हो, और प्लस एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, और साथ लड़ने की इच्छा शक्ति हो, तब जाकर के आम आदमी आप पर विश्वास करेगा। जी, जनता में पूरी तरीके से है वो, लेकिन आपको दिलाना होगा, फिर ये मुट्ठी बनेगी तभी ये ताकत होगी, और ताकत होगी तो फिर सारी चीजें पलट सकती हैं। भले ही साम दाम दंड भेद या जितनी बेईमानियों की बात राहुल गांधी ने की, तो वही क्लियरिटी की बात है। क्लियरिटी होना जरूरी है, और जनता के बीच में आपको अपने आप को प्रूव करना हो। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुनील सर, आपने जो राहुल गांधी के भाषण को लेकर पूरी एक मीमांसा की। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल साहब, और हम हर एक कोण को तलाश रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगले साल वहां चुनाव और बाकी भी राज्य हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा है, तो राहुल गांधी की जो कहीं उसके पीछे छुपी हुई पूरा का पूरा एक संदेश है, उस संदेश को कैसे एक जन जन तक पहुंचाना है, या कैसे उसको वापसी के लिए हथियार बनाना है, वो एक सिलसिला था। और उस पर आपने मीमांसा सुनी। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उस तरह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।